चलिए बच्चे, मैं प्रभात दुबे एक बार सारे बच्चों का इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। ठीक है, गुड मॉर्निंग सारे बच्चों। और आप लोग, उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है, और हम लोग बच्चे जैसे कि स्टार्ट किया था, और फंडामेंटल राइट्स का कल तो बहुत थोड़ी क्लास कम चली थी, नहीं तो कल ही फिनिश हो गया होता। और आपको भी पता है बच्चे कि फंडामेंटल राइट्स पे अब थोड़ा सा ही हमारा बच रहा है, जिसमें मैंने शायद मार्शल लॉ के बारे में डिस्कस करना होगा। ठीक है, और कल तक मैंने आपको आर्टिकल 32 तक कंप्लीट कर दिया। रिट भी आपकी कंप्लीट हो गई बच्चे, और आर्टिकल 33 भी हो गया, और 34 में मेरे ख्याल बस थोड़ा सा रह गया था मार्शल लॉ। मैंने कहा था कि बच्चे हमारे यहाँ मार्शल लॉ जो होता है, और हाँ बच्चे अफस्पा कानून जो था वो 1988 में बना था, 1988 में। क्लियर हो जाएगा। संसद को अधिकार है बच्चे मार्शल लॉ पर कानून बनाने का अधिकार। तो जो थोड़ा सा मार्शल लॉ बचा हुआ है बच्चे ना, उसको फिनिश कर लेते हैं। मार्शल लॉ जिसे हम सेना विधि कहते हैं बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो कहीं थोड़ा सा छोटा सा हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चे, सेना विधि। इसको फिनिश कर लिया जाए, मार्शल लॉ, सेना विधि बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब सेना विधि के 5-6 पॉइंट्स आप लिख लीजिए बच्चे, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सेना विधि मैंने कहा था बच्चे, क्लियर हो जाएगा। सेना विधि पर जो कानून बनाने का अधिकार है, जो लॉ बनाने का अधिकार है, ये बाई पार्लियामेंट द्वारा है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। बाई पार्लियामेंट का मतलब होता है कि कानून बनाने का अधिकार किसका है? संसद द्वारा इस पर कानून बनाया जा सकता है बच्चे। किस पर? आर्मी एक्ट वगैरह का जो निर्माण हुआ है वो बच्चे कौन बनाया? संसद बनाया है। क्लियर हो जाएगा। तो पहला जो पॉइंट होगा बच्चे कि कानून बनाता कौन है बच्चे, तो आपको भी पता है कि यहां पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होता है बच्चे। और जो प्रशासन होता है, जो वहां पर नागरिक प्रशासन कार्य कर रहा होता है बच्चे, तो नागरिक प्रशासन के स्थान पर सेना विधि लागू हो जाएगी। कौन सी विधि लागू हो जाएगी बच्चे? सेना विधि लागू हो जाएगी। क्लियर हो जाएगा। सेना विधि लागू हो जाएगी। सारे सिविल प्रशासन वहां पर कार्य करना बंद कर देंगे, और सेना न्यायालय कार्य करना क्या कर देगी? प्रारंभ कर देगी बच्चे। क्लियर हो जाएगा। दूसरा है बच्चे, जो एक अफस्पा कानून मैंने बताया था, स्पेशल फोर्सेस। ठीक है बच्चे, अफस्पा, एक मिनट बच्चे इसमें हाँ, अफस्पा कानून जो हमने बताया था बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अफस्पा जो कानून बनाया था, इसके तहत बच्चे ध्यान से सुन लेना, आवागमन को रोक सकते हैं। यानी जिस क्षेत्र में बच्चे ये कानून लागू होगा, वहां पर जो भी नागरिक प्रशासन का कार्य होगा वो सारा का सारा बैन कर दिया जाएगा। यानी आने जाने की स्वतंत्रता को भी यहां छीना जा सकता है। मैंने आपको कल बता दिया था कि अगर बच्चे किसी भी क्षेत्र में सेना विधि लागू है, मार्शल लॉ लागू है, तो फंडामेंटल राइट से उस क्षेत्र के लोगों को वंचित किया जा सकता है। क्लियर हो जाएगा। तो भाई फ्रीडम हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आवागमन को यहां पर क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप देश विरोधी गतिविधियों में हैं और आप देश के लिए असुरक्षित है बच्चे, देश के लिए असुरक्षा है बच्चे, या देश को सुरक्षित बच्चे या सुरक्षा से देश को डर लग रहा है, तो आपको गोली भी मार सकते हैं। तो यहां पर लिख देना बच्चे, गोली भी मार सकते हैं। अगर लगेगा बच्चे उन्हें कि आप देश के लिए क्या हो, खतरनाक हो, तो बच्चे उस व्यक्ति को गोली भी मारी जा सकती है। गोली भी मारी जा सकती, याद रखिएगा। अगर अफस्पा कानून लागू है तो इसके तहत सारे नागरिक प्रशासन खत्म। ये कौन सी विधि में आ गया? सेना विधि में आ गया। आवागमन पर प्रतिबंध हो गया भाई। उसके बाद बच्चे ये क्या कर सकते? इंक्वायरी भी कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में तलाशी भी ले सकते हैं। और अगर इनको लगा कि आप इनके लिए खतरनाक हो या देश की बच्चे लिए खतरनाक हो, तो आपको क्या मार देंगे? गोली भी मारने का इनको अधिकार होता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। दूसरा है, जब अफस्पा लगा होगा, जिस क्षेत्र में लगा होगा, उस क्षेत्र के लोगों का फंडामेंटल राइट्स कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी उस क्षेत्र के लोगों को फंडामेंटल राइट से वंचित कर दिया जाएगा। क्लियर बच्चे? इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बात कर लेते हैं बच्चे।
बस यहां पर आप कुछ मत याद रखो, ये याद रखो सेना विधि बच्चे कुछ क्षेत्रों में लगाई जाती है, राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है, और नेशनल इमरजेंसी बच्चे कई राज्यों में, अगर आंतरिक सुरक्षा का मैटर हो तो कई राज्यों में भी नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। ये मैं वहां आपको पढ़ाऊंगा, जब संसद वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार से लग सकता है बच्चे। पहला, जब कोई आक्रमण हो, क्लियर हो जाएगा। दूसरा, जब हम किसी से युद्ध लड़े, और तीसरा, जब हमारे राज्यों में कलह उत्पन्न हो जाए बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन बच्चे लगता ही लगता है, पर्टिकुलर एक राज्य में नेशनल इमरजेंसी भी लगाया जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स बच्चे उस क्षेत्र के लोगों को वंचित किया जा सकता है, क्लियर हो जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताएंगे बेटा, जल्दी से बताइए। अभी बच्चे जब आप न्यायपालिका पढ़ोगे, जब आप न्यायपालिका पढ़ोगे तो एक शब्द आएगा, मैंने आपको बच्चे ना स्रोत पढ़ाए थे संवैधानिक स्रोत में, और वहां पर संवैधानिक स्रोत में देखना कि मैंने आपको ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, क्लियर हो जाएगा, अमेरिका से क्या क्या लिया गया, इसके बारे में आपको बताया था। तो जब अमेरिका का स्रोत पढ़ोगे कि अमेरिका से हमारे संविधान में क्या क्या चीजें शामिल की गई, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फंडामेंटल राइट्स जो हम पढ़ रहे हैं। और वहीं पर याद होगा सर, और अगर आप बच्चे याद नहीं होगा तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहीं पर मैंने एक चीज बताई थी बच्चे, न्यायिक पुनर्विलोकन, क्लियर हो जाएगा बच्चे। जो जुडिशियल होती है, अगर मान लो आज मैंने, हमारी न्यायपालिका ने आज कोई निर्णय दे दिया, तो न्यायपालिका साक्ष्य के आधार पर ही तो डिसीजन लेती है बच्चे। मान लो आज ऐसे साक्ष्य है कि हमने गलत व्यक्ति को बच्चे क्या कर दिया, छूट दे दिया, या बच्चे एक अच्छा व्यक्ति था उसको मैंने साक्ष्य के आधार पर क्या दे दिया, दंड दे दिया। मान लो बाद में कुछ ऐसे साक्ष्य है, तो फिर जब ऐसे साक्ष्य है बेटा जिसमें वो व्यक्ति साफ साफ क्या है, अलग है उस केस से बेटा, तब फिर हमारी जो न्यायपालिका होगी वो जो पूर्व में निर्णय दे चुकी होगी, जो बच्चे उसने डिसीजन दे दिया होगा, उस डिसीजन में परिवर्तन कर देगा, क्लियर। तो अगर बच्चे इन क्षेत्रों में जहां पर बच्चे मार्शल लॉ लागू है, अगर यहां पर सेना मनमानी तरीके से कोई काम करती है, तो मैंने कहा था जैसे कोई चीज मनमानी होगी तो आपके नेचुरल जस्टिस का क्या होगा, दुरुपयोग हो जाएगा। और अगर बच्चे नेशनल जस्टिस का दुरुपयोग हो रहा है, तब आप जब प्राकृतिक न्याय के तहत कार्य ना कर रही हो हमारी सेना बच्चे, वो अनयूजुअल कार्य कर रही हो, अनलीगल तरीके से वर्क कर रही हो, तब आप इस मैटर को बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जा सकते हो, इस कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जा सकते हो। तब बच्चे जो सेना हमारी गलत कार्य कर रही होगी उसको बच्चे हमारी न्यायालय क्या कर देगी, परिवर्तित कर देगी बच्चे, क्लियर। तो यहां पर लिख दीजिएगा सर, न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। तभी जब सेना गलत तरीके से, ये तभी हो सकता है, तभी जब सेना गलत तरीके से कार्य करती है, इससे पहले नहीं बच्चे। जब सेना गलत तरीके से कोई कार्य करेगी, आपके नेचुरल जस्टिस का दुरुपयोग करेगी, तभी बच्चे ऐसा काम किया जा सकता है, यानी कि इसे न्यायालय पुनर्विलोकन किया जाता, तब यहां पर सेना न्यायालय को बच्चे क्या कैसे रोक लिया जाएगा, ठीक है। अब बताओ इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी से बोलेंगे बच्चे, जल्दी से बता दीजिएगा और ध्यान से दे दीजिएगा। और मैंने शुरू में ही बता दिया भाई, आदेश देने का अधिकार मार्शल लॉ का होता है, राष्ट्रपति का और राज्यपाल का। और यहीं पर अगर कानून बनाने की बात होगी, तो आप सीधा आंसर लगाओगे सर, इस पर कानून बनाने की बात होगी तो हम रिजल्ट लगाएंगे संसद। आदेश जारी करने का अधिकार होगा तो आपका राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है बच्चे। ये हमारी सेना विधि थी, कुछ क्षेत्रों में लगाई जाती है, क्लियर हो जाएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है ये चीजें आप समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा सा बच्चे लिखना मत चाहे, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए, यहीं पर आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए बच्चे, यहीं पर आपका कंफ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो जाए बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस देख लो, सेना विधि,
में। और बच्चे राष्ट्रीय आपातकाल में थोड़ा सा एक डिफरेंस देख लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, और मार्शल लॉ, क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए बच्चे। आपका पहला जो पॉइंट होगा, मैंने कहा था जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का होता है, और इसे बच्चे लागू आदेश इस पर, या कह सकते हो बच्चे ऑर्डर देने का अधिकार इन दोनों लोगों का होता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा नेशनल इमरजेंसी, तो क्या बच्चे यहां पर सेम यही पॉइंट आएगा? नहीं सर, यहां पर जो ऑर्डर देगा, ऑर्डर देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका है? राष्ट्रपति का है। राज्यपाल से नेशनल इमरजेंसी में लेना देना कुछ नहीं होता। यानी कि बच्चे नेशनल इमरजेंसी का जो आदेश होता है वो जारी करेगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है तो राष्ट्रपति भी ऑर्डर कर सकता है और राज्यपाल भी ऑर्डर कर सकता है। क्लियर हो जाएगा बच्चे। फिर मैंने जो दूसरा पॉइंट यहां पर बताया था, फंडामेंटल राइट्स यहां पर भी सीमित हैं, और फंडामेंटल राइट्स यहां पर भी क्या है? सीमित हैं बच्चे। क्लियर हो जाएगा। यहां पर भी सीमित है, यहां पर भी लिमिटेड है। क्लियर हो जाएगा। मैंने अभी बताया था कि वही फंडामेंटल राइट्स उस क्षेत्र में जहां पर मार्शल लॉ लागू होगा वहां के लोगों को वंचित, गोली भी मार दे सकते हैं बच्चे, आवागमन को भी प्रतिबंधित कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए बच्चे, ये पर्टिकुलर एक क्षेत्र में लागू है, ठीक है, तो यहां पर बच्चे एक चीज नहीं होता, केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण नहीं होता है बच्चे। कहां? जब सेना बल लागू हो बेटा। क्लियर। बाकी सभी क्षेत्र में हम सारी चीजें की फैसिलिटी मिली रहेंगी उस पर्टिकुलर क्षेत्र को छोड़कर जहां पर मार्शल लॉ लागू है। लेकिन अगर बच्चे नेशनल इमरजेंसी लागू हो जाए इंडिया में, तो ये जो केंद्रीयकरण यहां नहीं हो रहा था, यहां पर कौन सा करण हो जाएगा? केंद्रीयकरण हो जाएगा। सारी शक्तियों का केंद्र एक व्यक्ति हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा बच्चे। यानी यहां पर केंद्रीयकरण हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। किसी भी क्षेत्र में लगाया जा सकता है ये, और ये सीधा सा बच्चे कहां लगाया जा सकता है? पूरे के पूरे देश में लगाया जा सकता है। इतनी बात बताओ सारे बच्चे, ईमानदारी से समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन मार्शल लॉ एंड नेशनल इमरजेंसी, फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, ऑर्डर जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल का होता है। नेशनल इमरजेंसी पर राष्ट्रपति का ही अधिकार होता है। फंडामेंटल राइट्स लिमिटेड, फंडामेंटल राइट्स क्या है? लिमिटेड है, दोनों जगह पर है बच्चे। फिर यहां पर सेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकता, यानी सारे शक्तियों को बच्चे एकत्रित नहीं किया जा सकता, या एक व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। यहां पर सेंट्रलाइज हो जाएगा बच्चे, और पावरशिप चलेगी किसकी? प्रेसिडेंट से संबंधित होगा। क्लियर हो जाएगा। अब बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? दोनों के बीच का मैंने डिफरेंस भी बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बच्चे। क्लियर? बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन नोट डाल दो, यहां पर बता देते हैं बच्चे। एक क्वेश्चन डाल दो यहां पर नोट, और नोट में डाल दो बच्चे आईपीसी धारा, सीआरपी धारा होती है 144, सीआरपी धारा होती है 144, या सीआरपीसी धारा होती है बच्चे कौन सी? 144। बताओ 144 क्या होती है बच्चे? 144 क्या होता है? कर्फ्यू होता है। क्या होता है? कर्फ्यू होता है। और कर्फ्यू बच्चे याद रखना आप लोग, 6 महीने से ज्यादा समय तक लगाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर बच्चे 6 महीने से बढ़ाया जाता है, कितने महीने से? 6 महीने से बढ़ाया जाता है तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को बढ़ाया जा सकता है तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। और कर्फ्यू में बच्चे आपको भी पता है आना जाना बंद कर देते हैं। आना जाना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं बच्चे। इतनी बात ये भी लिख लो कहीं पर, क्लियर हो जाएगा। और ये तभी बच्चे लगाया जाता है जब उस क्षेत्र का लॉ एंड ऑर्डर अत्यधिक खराब हो। उस क्षेत्र का लॉ एंड ऑर्डर अत्यधिक क्या हो बच्चे? खराब हो। उस क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसी बच्चे लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए, क्लियर हो जाएगा, सीआरपीसी धारा 144 और इसमें आपको आने जाने पर प्रतिबंधित कर सकते हैं। ये लगातार कितने महीने तक लागू रह सकता है? 6 महीने तक। अगर समय बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट को जवाब, क्योंकि यहां पर आपके बच्चे सारे मौलिक अधिकार को सीमित कर रहा है। और जब बच्चे हमारे फंडामेंटल राइट्स पर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा तो सरकार के विरुद्ध लोग कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि सरकार देश के जो नागरिक हैं, जो उनको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है, उसका हनन हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो बच्चे वहां पर सुप्रीम कोर्ट जवाब तलब कर सकती है। किससे? सरकार से, गवर्नमेंट से कर सकती है। बच्चे क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा फंडामेंटल राइट्स बच्चे लगभग क्या हो चुका है? फिनिश हो चुका है बच्चे। अब इस पे क्वेश्चन ही बचे हुए हैं और हम आप वो सिर्फ क्वेश्चन करेंगे बच्चे, क्लियर हो जाएगा। लास्ट आर्टिकल बच रहा है, जल्दी से फिनिश करो। लास्ट आर्टिकल बच रहा है, जल्दी से फिनिश कर लिया जाए। 35 अनुच्छेद कौन सा होगा? 35 होगा। और मैंने कहा कि 35 पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? भारत सरकार को है बच्चे। तो लिख दो, एफआर को लागू कराने के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार। संसद को कानून बनाने का अधिकार बनाया है। जैसे SC/ST एक्ट, आर्मी एक्ट, है ना, बहुत सारे एक्ट बनाए हैं बच्चे, है ना, इसको नोट कर लो। अफस्पा भी बताया था, ये सारे एक्ट बनाए गए। इसको 1988 कर लीजिएगा, ये भी आपका लिखा दिया, ये भी बता दिया बच्चे, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए बच्चे किसको कानून बनाने का अधिकार है? तो आप रिजल्ट दोगे संसद को प्राप्त है। अब बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? आपका फंडामेंटल राइट्स चैप्टर बच्चे समय लगा 3-4 घंटे के लेक्चर लग गए, लेकिन आपका अच्छे से फिनिश हो गया। भारत देश के किसी भी एग्जाम में बच्चे अगर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है तो मुझे उम्मीद है आपके कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, बशर्ते आप वीडियो को बच्चे रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, कौन कौन सा अधिकार या मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है बच्चे सिर्फ और सिर्फ, यानी विदेशियों को ये फंडामेंटल राइट्स प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, क्लियर, पक्का है? पांचों बताओ जल्दी से, जल्दी से पांचों बताओ। पांचों बताया है, जल्दी बताओ। आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, क्लियर हो जाएगा। ये 5 ऐसे राइट्स हैं बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त हैं? भारतीयों को प्राप्त हैं, अन्य किसी भी व्यक्ति को ये प्राप्त नहीं है। इतनी बात बताओ समझ में आई? तो डन करो बच्चे, सारे बच्चे एक तरफ से डन करेंगे। देखते हैं कितने लोग हो चैट पर, एक्टिव रहा करो थोड़ा सा। फंडामेंटल राइट्स में अगर इसी वक्त बच्चे अगर फंडामेंटल राइट्स में कोई भी डाउट है, फंडामेंटल राइट्स में कोई भी डाउट है तो अभी मैसेज कर दो हमें, ठीक है? बाद में भाई मत पूछना, बाद में पूछने से अच्छा है वीडियो को बच्चे फिर से देख लो, समझ में आ जाएगा, कुछ छोड़ा नहीं है। जल्दी से देख लो और हमें जरूर मैसेज करो। जितने लोग हो देख रहे हो, पेन बच्चे थोड़ी देर के लिए कीबोर्ड चलाओ। नया चैप्टर होगा
डीपीएसपी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। पहला पॉइंट, उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। स्रोत सोर्स भी बता चुका हूं, आयरलैंड। उद्देश्य क्या था डीपीएसपी का? तो आप बताओगे सर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, है ना, क्योंकि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। भारत राज्यों का एक क्या है, संघ है बच्चे। सोर्स कहां से लिया गया? तो आपका रिजल्ट होगा सर आयरलैंड से। 36 से कहां तक? 51 तक। पार्ट कौन सा होगा? 4। मैंने कहा था भाग 3 जो होता है, पार्ट 3 होता है, वो अपने अधिकारों का मैग्ना होता है, यानी व्यक्तिगत मैग्ना कार्टा की अगर बात किया जाए, और अगर राज्यों के मैग्ना कार्टा की बात की जाए, अभी रिसेंट में क्वेश्चन आया था, तो राज्यों का जो मैग्ना कार्टा वाला भाग होता है वो कौन सा होता है बच्चे? भाग 4। फंडामेंटल राइट्स पर सरकार बाउंड होती थी बच्चे, नागरिकों राज्य के विरुद्ध नागरिक अधिकार होता है, लेकिन ये सरकारों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। अभी मैं की पॉइंट सारे लिखा दूंगा। फंडामेंटल राइट्स में भी मैंने सारे की पॉइंट्स पहले ही लिखा दिए थे बच्चे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है, क्योंकि मैंने आर्टिकल बच्चे, या कह सकते हो आपको बच्चे 1935 का कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट मैंने बताया था, और वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रांतों में डायरकी लागू हुआ था, सॉरी प्रांतों से डायरकी को हटाकर बच्चे केंद्र में डायरकी को लगा दिया गया था। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था, और 3 लिस्ट जारी हुई थी बच्चे। 3 लिस्ट में आपको भी पता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्लियर हो जाएगा। राज्य के सब्जेक्ट को अलग कर दिया गया, केंद्र के सब्जेक्ट को अलग कर दिया गया। कुछ ऐसे सब्जेक्ट बच्चे जिस पर दोनों को अधिकार दे दिया गया कि हम दोनों लोग मिलकर इस प्रकार ही करेंगे। इतना बच्चे है, तो 1935 का एक्ट जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब मैंने चीजें बता दी हैं आपको। क्लियर? तो बच्चे पहला क्वेश्चन ही हो गया कि राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है डीपीएसपी बच्चे कहां है? तो आपका रिजल्ट होगा सर भाग 4 में है। आर्टिकल कहां से कहां तक? 36 से लेकर 36 से लेकर 51 तक है, ठीक है। सोर्स कहां का है? तो आयरलैंड लगा दोगे आप। और बच्चे अगर बात किया जाए तो एक वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, कल्याणकारी राज्य की क्या करना? स्थापना करना बच्चे, ठीक है। डीपीएसपी को बच्चे पढ़ने से पहले इसके कुछ फैक्ट लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। इसके जो तथ्य हैं बच्चे वो लिख लीजिए। अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा था, अभी मैं डिफरेंस भी बता दूंगा, फंडामेंटल राइट्स, जल्दी से आंसर दीजिए। फंडामेंटल राइट्स FR परिवर्तनीय है कि नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। फंडामेंटल राइट्स परिवर्तनीय है कि नहीं है? फंडामेंटल राइट्स परिवर्तनीय है कि नहीं है? तो मैंने आपको बताया था वाद्य योग्य भी है और परिवर्तनीय भी है। फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया जा सकता है बच्चे, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी। क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई भी ऐसा कानून बना दिया जाए जिससे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाए, नष्ट हो जाए बच्चे, तो हमने कहा था ऐसा कानून कोई भी अगर बनता है तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा। आर्टिकल 13 में ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि फंडामेंटल राइट्स परिवर्तनीय है, लेकिन डीपीएसपी बच्चे परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता बच्चे, और ये सरकार की यहां पर फ्रीडम दी गई है, ठीक है। तो यहां पर लिख दो परिवर्तनीय नहीं है। नॉट इनफोर्सेबल, नॉट
सेबल, ठीक है, परिवर्तनीय नहीं है। कौन बच्चे? डीपीएसपी। दूसरा पॉइंट डीपीएसपी में होगा क्या बच्चे? मैंने फंडामेंटल राइट्स को वाद्य योग्य बताया था। यस, वाद्य योग्य बताया था बच्चे, तो ये नॉट जस्टिसिएबल होगा, वाद्य योग्य नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है, नॉट जस्टिसिएबल, वाद्य योग्य नहीं है। कौन? राज्य का नीति निदेशक तत्व। ये बाध्यकारी भी नहीं होता बच्चे, लेकिन वो बाध्यकारी था, राज्य के विरुद्ध था, और जो फंडामेंटल राइट्स दे दिए गए हैं उन्हें सुरक्षित रखना बच्चे बाध्य होता था, बाउंड। ये बाध्यकारी नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है, नॉट बाउंडेड, ये बाध्यकारी नहीं है। क्लियर हो जाएगा बच्चे। फिर अगला है शासन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है बच्चे। शासन में महत्वपूर्ण स्थान होता है और बच्चे ये विकास मूलक भी है, डेवलपमेंट की भी बात करता है, तो लिख देना विकास मूलक भी है, विकास मूलक भी है। क्लियर हो जाएगा जल्दी जल्दी। डीपीएसपी जो है बच्चे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि दोनों अधिकार है बच्चे, उल्लंघन नहीं करता है। ये राज्य का अधिकार है और ये पढ़ते हैं बच्चे सभी क्या कहते हैं नागरिकों का अधिकार है। वहां पर वो राज्य के विरुद्ध नागरिक अधिकार था, यहां पर ये राज्य के विरुद्ध नागरिक अधिकार नहीं है, यहां पर राज्य के विरुद्ध अधिकार नहीं होता है बच्चे। तो लिख दीजिएगा, लास्ट पॉइंट ये भी है, राज्य के विरुद्ध नागरिक अधिकार नहीं है। और फंडामेंटल राइट्स था बच्चे, नहीं है, ये फैक्ट था कुछ, लिख लो जल्दी से, ये फैक्ट था कुछ, लिख लो। डीपीएसपी कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक है, भाग 4। क्लियर बच्चे। नॉट इन्फोर्सेबल है, नॉट जस्टिसिएबल है, नॉट बाउंडेड है, महत्वपूर्ण प्लेस रखता है बच्चे किसमें? गवर्नेंस में। विकास मूलक होता है, बहुत सारे विकास की भी बात करता है। फंडामेंटल राइट्स बच्चे राजनैतिक अधिकार की बात करता है, और वहीं पर राज्य का नीति निदेशक तत्व बेटा सामाजिक और आधिकारिक बच्चे लोकतंत्र की बात करता है। यानी कि सीधा सा कह सकते हो फंडामेंटल राइट्स बच्चे लोकतांत्रिक बच्चे राइट्स की बात करता है, और बच्चे सामाजिक और आर्थिक अधिकार की बात करता है। कौन? तो आपका होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व बच्चे। वो राज्य के विरुद्ध नागरिक अधिकार था, लेकिन ये राज्य के विरुद्ध नागरिक अधिकार नहीं है। वो बाउंडेड था, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है। क्लियर हो जाएगा। वो वाद्य योग्य था, कौन? फंडामेंटल राइट्स, बट ये नॉट जस्टिसिएबल है, नॉट इन्फोर्सेबल है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो इसको देख लीजिए जल्दी से बच्चे, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये फैक्ट आपको तो जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि बड़ी ही सरल भाषा में है और इसे आसानी से समझा भी जा सकता है। ऐसा नहीं है बच्चे इसमें कोई टफ वर्ड का इस्तेमाल किया, तोड़ दिया है मैंने बच्चे इसे, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे अगर राइट्स की बात किया जाए, ठीक है, तो राइट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, एक डिफरेंस देख लो। अगर अधिकार की बात यार आप लोग करते हो, तो मैंने कहा कि डीपीएसपी भी अधिकार है और फंडामेंटल राइट्स यानी दोनों क्या है? अधिकार है। अब यहां पर बच्चे मैंने कहा यह बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन यह बाउंडेड है। क्लियर हो जाएगा। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स क्या है? बाउंडेड है। तो यहां पर लिखा दो बाध्यकारी है सरकार, बाध्यकारी है सरकार। सरकार क्या है? बाध्यकारी है। और बच्चे स्वतः ही लागू होता है, स्वतः ही लागू होता है बच्चे। किस? कौन? फंडामेंटल राइट्स बच्चे। और वो सरकार की निर्भर बच्चे, सरकार पर निर्भर करता है। यहां पर लिख दो भाई, सरकार पर निर्भर करता है।
और ये दोनों अधिकार हैं बच्चे, तो अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता, अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता है। लिख दीजिएगा, ये राइट्स है, आप याद रखिएगा, दोनों हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। क्लियर हो, सॉरी, दोनों राइट्स हैं, दोनों अधिकार हैं, एक बाउंडेड है, एक सरकार पर निर्भर करता है, ये स्वतः ही लागू हो जाता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये इस चीज को यानी डीपीएसपी को लागू कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है बच्चे, ठीक है। और दोनों को सीमित नहीं किया जा सकता बच्चे, दोनों को सीमित नहीं किया जा सकता। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? फैक्ट मैंने आपको बता दिए, कहां से लिया गया ये मैंने बता दिया, और ये भी बता दिया कि राइट्स हैं, दोनों राइट्स हैं, दोनों को लिमिटेड नहीं किया जा सकता। बट डिफरेंस देखो, ये बाउंडेड है, बाध्यकारी है, गवर्नमेंट स्वतः ही लागू होगा, लेकिन ये बच्चे सरकार पर निर्भर करता है कि यहां की चीजों को कैसे लागू करना है। क्लियर हो जाएगा? ये थोड़ा सा डिफरेंस था फंडामेंटल राइट्स का। और भी डिफरेंस बता देते हैं, तो एक तरफ डाल लो फंडामेंटल राइट्स और एक तरफ डाल दो बच्चे आपका डीपीएसपी। थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बच्चे देख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना रह जाए। पहला पॉइंट है बच्चे, ठीक है। अब पहला पॉइंट जो होता है बच्चे, राजनैतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, राजनैतिक डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है, बढ़ावा देता है। यहां पर लिखेंगे, ठीक है, डीपीएसपी में लिखेंगे बच्चे कि सामाजिक प्लस आर्थिक लोकतंत्र को, जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स समझ में आएगा। आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है बच्चे, सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है, ठीक है। फिर मैंने वही चीज है बच्चे, ये बाध्यकारी होता है, परिवर्तनीय है, ठीक है, ये नहीं है, बाध्यकारी है, परिवर्तनीय है, वाद योग भी लिख दीजिएगा, लेकिन ये नहीं है। क्लियर? डीपीएसपी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसकी जो प्रकृति है, नेगेटिव व्यू आते हैं, बता दिया है, सब पढ़ा दिया है। और यहां पर जो प्रकृति है वो पॉजिटिव व्यू है, ये सुधार बढ़ावा दिया जाता है, समानता। आर्टिकल पढ़ोगे तभी इन पॉइंट्सों को समझ में आएगा। यहां पर सरकार फ्री होती है, सरकार यहां पर क्या होती है बच्चे, अभी पिछले प्रीवियस पॉइंट में ही बताया। और यहां पर सरकार बाउंड होती है बच्चे, गवर्नमेंट क्या होती है, बाउंड होती है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट था, ये एक ही पॉइंट्स बच्चे सामाजिक और लोकतंत्र डेमोक्रेसी की बात करता है। मैंने कहा आर्टिकल में समझ में आएगा। और ये राजनीतिक लोकतंत्र को क्या देता है, बढ़ावा देता है। इतनी बात बताओ समझ में आई तो डन करो सारे बच्चे, फिर मैं इसको रफ करूं। जल्दी बताओ, डन करो सारे बच्चे, समझ में आया इतना कि नहीं आया? क्योंकि अब यहीं से बच्चे हम आर्टिकल पढ़ना शुरू करेंगे। जल्दी बताओ इतनी बात डीपीएसपी की समझ में आई कि नहीं आई? मैंने फंडामेंटल राइट से भी रिलेट करके आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करा दिए हैं बच्चे, ठीक है। जल्दी से बोल दो समझ में आया कि नहीं आया। और ना समझ में आए तो एक दो बार वीडियो को जरूर देखो भाई, एक दो बार जब चीजें सीरियस होकर देखोगे बच्चे तो फिर समझ में आने लगेंगी, ठीक है। क्योंकि अब हमें आर्टिकल पढ़ना है। मैंने इतनी बातें बताई कि डीपीएसपी में बच्चे कहां से लिया गया, तो आपका रिजल्ट तुरंत आयरलैंड भाग 4 आर्टिकल 36 लेके 51 तक बच्चे सरकार फ्री होती है, बट फंडामेंटल राइट्स में सरकार फ्री नहीं होती, बाउंड होती है। क्लियर हो जाएगा? डीपीएसपी बच्चे सामाजिक प्लस आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, बट फंडामेंटल राइट्स बच्चे आपके पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है बच्चे, ठीक है। परिवर्तनीय नहीं है,
वाद योग्य नहीं है, राज्य के विरुद्ध नागरिक अधिकार नहीं है। क्लियर हो जाएगा, बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको बता दी बच्चे। अब अगला होगा आर्टिकल पढ़ते हैं बच्चे, आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 ये कहता है राज्य की परिभाषा, यानी कि यहां पर डेफिनेशन की बात की गई है, और जो डेफिनेशन की बात की गई है वो किसकी डेफिनेशन की, स्टेट की बात की गई है। तो मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 पढ़ाया, आर्टिकल 12 में मैंने आपको डेफिनेशन बच्चे स्टेट की बता दी है, तो अब यहां पर नहीं बताएंगे, वहां पर नोट करिए आप लोग। ठीक है, फिर जो आर्टिकल अगला होगा, आर्टिकल अगला 37 बच्चे, आर्टिकल अगला जो होगा वो हमारा 37 होगा, और 37 ये कहता है, हमने अभी तुरंत कहा तथ्य में कि ये प्रवर्तनीय है, तो आप लिख दो प्रवर्तनीय नहीं होता है, नहीं होता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा, परिवर्तनीय नहीं होता है, ये अभी मैंने आपको बच्चे फैक्ट में बता दिया था। तो आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा की बात करता है, जो मैंने आपको आर्टिकल 12 में करा दिया, राइट्स में बार बार ये चीजें नहीं बताऊंगा। और दूसरा बच्चे है आर्टिकल 37 ये कहता है कि डीपीएसपी में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता बच्चे, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्लियर, 2 आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 30 के बच्चे मैंने आपको शुरू में ही लिखा दिया कि डीपीएसपी का जो प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है, जो लक्ष्य बनाया गया था, वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता था। यही हमारे संविधान निर्माताओं का लक्ष्य था। क्योंकि भैया देखो, मैं सारे बच्चों को बताता हूं कि भारत राज्यों का एक क्या है, संघ है, और संघ जो है ये बना जो संघ है बच्चे, आपको भी पता है संघ राज्य से ही तो बना है। ठीक है, इस समय वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं बच्चे। ठीक है, फिर अगर आगे बढ़ा जाए तो ये जो राज्य बने हुए हैं ये बच्चे मंडल से बने हुए हैं, और ये मंडल है संभाग। क्या है बच्चे, संभाग। और अगर इस समय यूपी में मंडलों की बात किया जाए तो यूपी में मंडलों की संख्या कितनी, 28 है बच्चे। और ये जो मंडल है, मंडल में बच्चे सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट ही तो शामिल होते हैं। क्लियर हो जाएगा। और जो ये जिला है सर, इसमें बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक में बहुत सारे ग्राम होते हैं, और जो ग्राम बने हैं वो बच्चे घर से बने हैं, और घर में रहती है कौन, जनता रहती है बच्चे। घरों में कौन रहती है, जनता रहती है सर। तो ये जो जितने भी कानून बनाए गए बच्चे, ये सारे के सारे किसके लिए हैं। और मैंने कहा था कि भारत देश में शासन जो चलता है या समस्त शक्तियों का केंद्र जो है वो कौन है, पीपल है, आप लोग हैं, जनता है। जनता ही तो घरों में है, और ये जो जनता है सर ये बनी है एक मेल और एक फीमेल से। ठीक है भाई, एक मेल एक फीमेल। फिर बच्चे पॉपुलेशन ग्रो, घर घर में लोग रहते हैं, घर कई घरों के। हाँ, एक शब्द आता है गांव, गांव भी एक शब्द आता है, पुरवा। क्लियर हो जाएगा। तो ये सब बच्चे छोटे छोटे पुरवे होते हैं, जैसे 5 घर इधर, 5-10 घर उधर, 5-7 घर उधर, बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जो कई सारे पुरवों को मिलाकर वो एक ग्राम सभा बना दी जाती है। एक ग्राम सभा, कई ग्राम सभाओं का जो समूह होता है उसे ब्लॉक कहते हैं। और अगर ये देखा जाए, अगर ध्यान से देखिए, ये तीनों की अगर बात किया जाए, यही तो पंचायती राज व्यवस्था है। हम आगे बच्चे सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, और इसी को कहोगे आप लोग सर यही तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। यही क्या है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है बच्चे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और ग्राम लेवल पर। क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है त्रिव्यवस्था दिया था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने कहा था, कब दिया था, तो 1957 में दिया था, 1957 में। एक बार इसको देख लो सर, हम ये हैं, ये है, बना किससे है, राज्यों से। राज्य, मंडल, मंडल का दूसरा नाम संभाग, बने हैं जिले, बने हैं ब्लॉक, ग्राम, रहते हैं घर, घर में रहता है कौन, जनता। और भारत देश की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उद्देशिका में समस्त शक्तियों का केंद्र किसे का है, प्रेम्बल में, तो जनता है बच्चे। ठीक है, देख लो भैया, कोई डाउट हो यहां पूछ लेना। बताना इसीलिए पड़ गया क्योंकि अभी हम बच्चे किसकी बात कर रहे हैं, राज्य के निवासियों की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ बट नागरिकता संघात्मक व्यवस्था है,
राज्यों का एक संघ है, बट हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप है वो एकात्मक व्यवस्था को दर्शाती है, सिंगल सिटीजनशिप है बच्चे, एकल नागरिकता का प्रावधान है इंडिया में। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अभी ये बच्चे बीओ में क्वेश्चन आया था, सारी जितनी भी 5 समितियां होती हैं बच्चे ना पंचायती राज की, उन्हें अरेंज करने के लिए दिया था कि कौन सी कमेटी का कब गठन हुआ, और मैं पुराने ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया हूं ये सारी चीजें। यहां से भी एक फंडामेंटल बच्चे क्वेश्चन है, मैंने कहा था बच्चे फंडामेंटल राइट्स और सेल्फ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट, ये ऐसे बच्चे 3 चैप्टर होंगे जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पॉलिटी के निकलते रहते हैं और बहुत ही सरल होंगे अगर सिस्टमैटिक पढ़े रहो बच्चे। करीब बीओ में 14 प्लस क्वेश्चन पॉलिटी का आया था, 14 प्लस क्वेश्चन पॉलिटी का आया था। अभी तक जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं उसमें से करीब 6-7 क्वेश्चन था बच्चे, आप बीओ का पेपर उठाकर देख सकते हो बच्चे, तो इग्नोर मत करना सर, है ना, अच्छे से सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ लीजिए बच्चे। तो इसी बच्चे जो मैंने उद्देश्य बताया था, तो आर्टिकल 38 यही कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना, स्थापना करना भाई, स्थापना करना, यही आर्टिकल 38 का प्रमुख लक्ष्य है बच्चे, प्रमुख लक्ष्य है। यानी वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, लिख सकते हो आप लोग, वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। कौन से आर्टिकल में, तो आप लगाओगे 38 में की गई है बच्चे, जिसमें जिसका उद्देश्य है बच्चे, जिसका उद्देश्य था सामाजिक, जिसका उद्देश्य है सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, इन सभी क्षेत्रों में आपको जस्टिस मिल सके बच्चे, क्या प्राप्त हो सके, न्याय प्राप्त हो सके, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बच्चे, या कह सकते हो संविधान निर्माताओं का यही एक बच्चे लक्ष्य था कि राज्य के सभी लोगों को हम न्याय दे सकें, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक, ताकि एक वेलफेयर स्टेट की, एक लोक कल्याणकारी राज्य की क्या की जा सके। यही बच्चे डीपीएफसी का क्या था, उद्देश्य था बच्चे, नोट कर लो इसे जल्दी से। जल्दी नोट करिएगा। और डन जरूर करिएगा, समझ में आ गया होगा तो डन करिएगा। 36 राज्य की परिभाषा, 37 परिवर्तनीय नहीं है, और 38 ये कहता है वेलफेयर स्टेट की बात करता है, और 3 क्षेत्रों में बच्चे हमें किसकी, जस्टिस की बात करता है, न्याय की बात करता है बच्चे। ठीक है, अब मैंने जो डिफरेंस बताया था फंडामेंटल राइट्स का, ऊपर देखो लिखाया है फंडामेंटल राइट्स और बच्चे डीपीएसपी के बारे में जब डिफरेंस लिखाया था, तो मैंने वहां पर ये बताया कि बच्चे जो फंडामेंटल राइट्स होता है ये राजनैतिक डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है, और वहीं पर बच्चे डीपीएसपी में मैंने लिखाया था कि ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को क्या देता है, बढ़ावा देता है। तो जो 39 वाला आर्टिकल होता है बच्चे, ये सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करता है। आर्टिकल 39 ये जो होता है बच्चे, ये सोशल और इकोनॉमिक की बात करता है बच्चे, इकोनॉमिक अधिकार की बात करता है, अधिकार की क्या करता है, बात करता है बच्चे। कौन, सोशल का मतलब सामाजिक, इकोनॉमिकल का मतलब आर्थिक आधार की बात करता है। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 बच्चे क्लियर हो जाएगा। और फिर आर्टिकल 39 अगर इन दोनों की बात करता है तो आर्टिकल 39 का कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर में लिखना। आर्टिकल 39 का जो ये पॉइंट है बच्चे, ये आजीविका की बात करता है बच्चे, आजीविका, आजीविका का पर्याप्त साधन,
चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों लोगों के लिए बच्चे आजीविका का मतलब लाइवलीहुड होता है, लिवलीहुड होता है बच्चे, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने का प्रयास करे कौन, या आजीविका के साधन लाए, कमाने के साधन लाए, रोजगार को बढ़ावा दें बच्चे, नौकरियों को बढ़ावा दे, ठीक है, आजीविका के साधन का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए ताकि मेल और फीमेल दोनों लोगों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण हो सके बच्चे। क्लियर हो जाएगा। फिर आर्टिकल 39 का जो बच्चे बी पॉइंट्स होगा, बी पॉइंट होगा बच्चे, क्लियर हो जाएगा, ये भौतिक संसाधनों के समान वितरण की बात करता है। भौतिक जितने भी बच्चे फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, भौतिक संसाधन होगा, इनके समान वितरण की बात करता है, चाहे वो मेल हो और चाहे वो क्या हो, फीमेल हो, दोनों में कोई भी बच्चे चीजें नहीं की जाएंगी, यानी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस की बात करता है, ठीक है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल रिसोर्सेस की बात करता है बच्चे, चाहे वो मेल हो और चाहे फीमेल हो बच्चे। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कौन सा आर्टिकल करता है, तो 39 का बी पॉइंट करता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे हो मार्केट में बच्चे कि बैंकों को बच्चे क्या किया जा रहा है, सीमित किया जा रहा है, लिमिटेड बैंक कर दिए जा रहे हैं। तो एक चीज मैं बताऊंगा, इकोनॉमिक्स में एक शब्द आप लोग पढ़ते हो मोनोपोली, और मोनोपोली को हिंदी में कहते हैं बच्चे एकाधिकार। और जब एकाधिकार बच्चे किसी भी व्यक्ति का हो जाएगा मार्केट पर, तो आपको भी पता है सर जनता का फिर तो शोषण हो जाएगा भाई। जब तक नंबर ऑफ सेलर और नंबर ऑफ बायर, यानी कि बच्चे खरीदने और बेचने, यानी क्रेता और विक्रेता की संख्या ज्यादा नहीं होगी, तब तक बाजार में कंपटीशन नहीं आता। और परफेक्ट कंपटीशन के लिए बच्चे दोनों का होना अति आवश्यक है। लेकिन अगर पूरे भाई क्रेता तो रहेंगे ही रहेंगे भाई, कस्टमर प्लस कंज्यूमर, है ना, बट अगर पूरे बाजार पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार हो जाए, जिसे हम विक्रेता कहेंगे, जिसे हम बच्चे सेलर कहेंगे, बेचने वाला या बायर, बच्चे आपको पता ही है। तो आप बताओ यार, जब एक व्यक्ति का अधिकार होगा पूरे मार्केट पर, तो आपको कोई भी चीज सस्ते में मिलेगी, पक्का है सर नहीं मिलेगी। तो बच्चे ध्यान से देखिएगा, 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब राष्ट्रीयकरण करने का 2 लक्ष्य उन्होंने बनाया था। पहला लक्ष्य उन्होंने बनाया था, जब कोई निजी व्यक्ति होगा तो निजी व्यक्ति बच्चे हरदम इन्वेस्टमेंट या बैंकों का काम पैसा उधार देने होता है बच्चे, ठीक है। मैंने बच्चे अपने नाम से जो हमने चैनल बनाया उस पर इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, उस पर बजट मैंने डिस्कस किया है, तो वहां पर जाकर बच्चे आप बजट के पॉइंट्स देख सकते हो। वहां पर मैंने एक चीज बताई कि बच्चे अगर एकाधिकार होगा तो डन है सर कि हमारा शोषण होगा, और अगर बच्चे विक्रेताओं की संख्या होगी तो कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो फिर लाभ तो हम ही को मिलेगा। तो इंदिरा गांधी का 2 लक्ष्य था। इंदिरा गांधी ने जब बच्चे डेवलपमेंट के लिए बैंकों से कहा कि भाई सारे लोगों को आप लोन दीजिए ताकि ये आने वाले कल में विकास कर सके, बैंकों ने कहा हम नहीं देंगे, हम वहां ही पैसा देंगे जहां से हमें रीपेमेंट की सुविधा मिले। तो बड़े लोगों को ही तो रीपेमेंट की सुविधा मिल सकती है बच्चे, हम पैसे वाले हैं तो हमें लोन दे देगा और पक्का है सर हम रिटर्न कर देंगे। गरीब आदमी को बैंक थोड़ी ना पैसा देता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। मैंने बजट वाले चैप्टर में कंप्लीट करा दिया, वहां पर पढ़ लो सर, एक एक पॉइंट्स मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो बात करते हैं सर, फिर इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है यार, अगर तुम नहीं दोगे तब हमें तो कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। उन्होंने खट से क्या किया, वह बैंक जो अभी तक अलग अलग प्राइवेट के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे अधीन नहीं आओगे तो पक्का आपको तो मैं बंद कर दूंगा। तो कैसे बच्चे क्या किया, 14 बैंकों का उस समय जितने भी बैंकों की लिमिट बच्चे जो पूंजी कैपिटल थी बेटा 50 करोड़ प्लस में थी, उसको हमने क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया। उनके 50-51% से ज्यादा शेयर हमने खरीद लिए। अब हमने कहा बैंक चलाना है तो आप गरीबों को पैसा दो। अच्छा, गरीब भी बड़े चालाक आदमी होते हैं सर जी। अब ये पैसे वैसे तो ले लेते नहीं कि पूंजी ऊंजी बनाकर बैंकों का रीपेमेंट कर दिया जाए ताकि बैंक अगले का विकास करे। सारे पैसे खुद रखकर बैठ जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई गवर्नमेंट आएगी वो कर्जा माफ कर देगी।
अब बच्चे हम अगर रीपेमेंट बैंकों का नहीं करेंगे तो फिर बैंकों का बच्चे जो पैसा होगा एनपीए हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। यानी कि वह पैसा जो बैंक ने आपसे दिया, थोड़ी उसकी इनकम, ज्यादा आपकी इनकम, पता लगा आप मूलधन और प्लस इंटरेस्ट दोनों खाकर बैठ गए। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है सर, ठीक है। तो यहां पर तो वेलफेयर बच्चे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर दी गई, मटेरियल रिसोर्सेज जितने भी होंगे वो भाई मेल और फीमेल में समान वितरित कर दिए जाएंगे। क्लियर हो जाएगा। फिर अगला जो है आर्टिकल 39 का जो सी पॉइंट कहता है बेटा, वो सी पॉइंट यही तो कहता है कि किसी भी चीज का केंद्रीयकरण नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज का केंद्रीयकरण नहीं करना चाहिए, यानी धन उत्पादन के साधनों पर संकेंद्रण ना हो। धन और उत्पादन 39 का सी पॉइंट यही तो कहता है कि धन और उत्पादन का संकेंद्रण, सेंट्रलाइज बच्चे, संकेंद्रण ना हो। अगर संकेंद्रण हो जाएगा तो कोई एक व्यक्ति मालिक हो जाएगा, तब तो मेरी बैंड बजा देगा। नॉट सेंट्रलाइज और एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, तो लिख दो जल्दी से बच्चे, नॉट सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीयकरण ना हो, एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, एक व्यक्ति का अधिकार ना हो। भाई एक व्यक्ति का हो जाएगा तब आप उसी पर तो डिपेंड हो जाओगे, वो जब सामान देगा तो आप पाओगे, और वो जब सामान नहीं देगा तो आप फिर बच्चे बैठे रहो, है ना। चलो इतना बच्चे बात कर लेते हैं। और इसी चीज ना हो, यही चीज ना हो, एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बच्चे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। फिर 1980 में भी उन्होंने 6 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। कैप एट द टाइम जो गवर्नमेंट है वो बैंकों को लिमिटेड करती जा रही है बच्चे। फिर क्या करोगे आप, एक बैंक बना दोगे तो फिर एक बैंक है बच्चे। अभी तो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है कि लो भैया पैसा रखोगे ना 4% इंटरेस्ट देता है, बाद में तुम्हारे पैसे पर भी इंटरेस्ट देना होगा बच्चे कि 1 लाख रुपया रख रहे हो तो आप बशर्ते इसके 3% मुझे दो। आने वाले कल में कुछ ऐसी ही सिचुएशन आएगी, क्योंकि बच्चे प्राइवेटाइजेशन एक तरीके से अच्छा भी है। क्यों अच्छा है? डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, बट हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं बच्चे, नॉट डेवलप्ड। डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश। आज भी देश में हमारे 40% लोग कुपोषण के शिकार हैं। 40% लोगों को भारत में बच्चे भोजन नहीं मिलता। आप ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमारा 100 रैंक से भी ज्यादा है, 100 पोजीशन से भी मैं बाहर हूं। एक जमाना था जब हम अंडर 60 पहुंच गए थे, 60 से भी कम रैंकिंग थी। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एट द टाइम बच्चे भारत 100 में भी शामिल नहीं है, हमसे बेटर नेपाल है। ठीक है, बताओ ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। अगला होगा जल्दी से 39 के डी पॉइंट्स की बात कर ले। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य है तो समान कार्य के लिए समान किसकी बात की जाएगी भाई? वेतन की जाएगी, चाहे वो मेल हो और चाहे वो क्या हो, फीमेल हो बच्चे। क्लियर हो जाएगा, समान वेतन। ठीक है, अगला है लास्ट बच्चे ई पॉइंट, अच्छे रोजगार उपलब्ध कराना। उपलब्ध कराना, ये तो 39 के बच्चे क्या हो गए, छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना बच्चे। जल्दी से नोट करो। और इसी में 39 का एफ, बच्चों के रोजगार की बात की गई है। बच्चों के रोजगार की बात की गई है, बच्चों के रोजगार की बात की गई है। ठीक है, बच्चों के रोजगार की बात की गई है। और एक 39 का पॉइंट बेटा, ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसको भी बच्चे कर लीजिएगा। सामाजिक न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। सामाजिक न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, सहायता की बात
करता है। आपने सरकारी वकील का नाम सुना होगा बच्चे, वह लोग जो बहुत ही गरीब हैं और वो बच्चे अगर एक प्राइवेट व्यक्ति को हायर करने में असफल हैं तो ऐसे लोगों को विधिक सहायता देती है बच्चे हमारी सरकार, निःशुल्क विधिक सहायता देती है ताकि बच्चे सोशल जस्टिस का लाभ ले सके, बच्चे सोशल जस्टिस का लाभ ले सके। क्लियर हो जाएगा, सोशल जस्टिस का लाभ ले सके। क्लियर। अब लास्ट आर्टिकल है बच्चे आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का गठन है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है बच्चे, और आपको पता है ये किसका आर्टिकल कहलाता है, गांधी का आर्टिकल कहलाता है बच्चे, क्योंकि गांधी की जो सोच थी वो ग्राम सोच थी बच्चे। ठीक है, ग्राम की सोच या ग्रामीण सोच थी बच्चे, निचले स्तर पर काम करना चाहते थे। तो इसको हम लोग बच्चे ना जब सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गांधी के अनुच्छेद के नाम से कौन मशहूर है, आर्टिकल 40 मशहूर है, जिसमें बात करते हैं हम ग्राम पंचायतों की, यानी कौन सी व्यवस्था की बात करेंगे, ग्रामीण व्यवस्था की बात करेंगे। इतनी बात बताओ, आर्टिकल 40 तक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। डन करो सारे बच्चे, लाइव पर आ जाओ बच्चे, सारे बच्चे डन करो, और बच्चे लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कर दिया करो आप लोग वीडियो को बच्चे, है ना, ताकि कम से कम मेरा भी कुछ बच्चे समझ जाओ आगे। तो सारे लोग कम से कम शेयर तो जरूर कर दिया करो, वीडियो चलने से पहले शेयर जरूर कर दिया करो बच्चे। ठीक है, इतनी बात बताओ समझ में आई, डन करो जल्दी से सारे बच्चे। चलिए ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 40 के आगे पढ़ेंगे। 40 के आपको पता है 10 आर्टिकल और बच रहे हैं, 11, उसको फिनिश करने के बाद हम लोग सीधा बच्चे बात करेंगे पार्लियामेंट की। ठीक है, डीपीएसपी के बाद हम सीधा किस पर पहुंच जाएंगे, पार्लियामेंट की बात पहुंच जाएंगे बच्चे। ठीक है, अब बताओ इतनी बात समझ में आ गई होंगी, तो चलो सारे बच्चे आज के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चे, और सारे लोग सुरक्षित रहो। ठीक है, घरों में बंद रहो अपने और पढ़ाई करते रहो बच्चे। ठीक है, और मेहनत से पढ़ाई करो, जो चीजें ना समझ में आए तो वो प्रीवियस वीडियो को देखिए, और जब उसके देखने बार बार देखने के बाद भी ना समझ में आए तब फिर मुझसे आप पूछिए बच्चे। ठीक है, और फिलहाल मैंने कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू वेरी मच बेटा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, टेक केयर।